गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, और जो हमारा पेपर है वो है जूलॉजी पेपर थर्ड, जिसके अंतर्गत हमें देखना है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो आज जो हमें चर्चा करनी है, जो हमारा एजेंडा है वो किसके अंतर्गत है और क्या है उसमें हमें देखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दिया जाए कि यह यूनिट फर्स्ट से है, और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने हिस्ट्री, जनरल अकाउंट एंड स्कोप ऑफ सेरिकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मलबरी और नॉन मलबरी सिल्कवर्म के बारे में देखा। सेकंड, जीवन चक्र, लाइफ हिस्ट्री ऑफ बॉम्बेक्स मोराई के बारे में हमने देखा। रेयरिंग टेक्निक्स ऑफ सिल्कवर्म के बारे में हमने देखा है, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा एजेंडा है वो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंडीशंस ऑफ रेयरिंग, इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है रेयरिंग पालन पोषण के लिए वो देखनी है हमें। और साथ ही हमें ये देखना है कि प्रोग्रामिंग जो है मलबरी कल्टीवेशंस के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उसे कैसे हम मलबरी को कल्टीवेट हमें करना है, उसकी खेती किस प्रकार से की जाती है। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है, रेयरिंग टेक्निक्स ऑफ सिल्कवर्म का पार्ट ए हम आज देख रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करें। आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ रेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टीवेशंस, रेशम कीट की पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव एवं शहतूत की खेती के प्रोग्रामिंग। तो उसके तहत हम क्या क्या देखेंगे, तो उसमें सबसे पहला हमें इंट्रोडक्शन देखना है, परिचय के लिए बात करनी है। उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, और नेक्स्ट हमें देखना है प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टीवेशन, शहतूत की खेती के प्रोग्रामिंग कौन कौन से, और रेफरेंसेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो हम जो देख रहे हैं आज का हमारा जो मेन एजेंडा है उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लें। ये क्वेश्चन आपके जीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी, जो कि रेशम कीट पालन के लिए है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसे हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से यह होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करें। आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेयरिंग टेक्निक ऑफ सिल्कवर्म। रेशम कीट पालन की तकनीक जिसके अंतर्गत हम ए पॉइंट हम देख रहे हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो पर्यावरणीय प्रभाव है रेशम कीट के लिए, पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव वो भी हम किस पे देख रहे हैं, सिल्क वर्म पर या रेशम कीट पर, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी समस्या आती है जिसका सामना हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, ये हम सबसे पहले आज हमारा जो मेन एजेंडा है वो उसके तहत हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हमें परिचय देखना है।
और परिचय के अंतर्गत हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि ब्रीफ अकाउंट्स क्या हैं इसके, वो भी किसके, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर, ठीक है, और वो किसके थ्रू, रेशम कीट पालन पर, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी क्या कौन सी वस्तु स्थिति होती है जिसके कारण हमें कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली बात करें कि जब हम चैम्बर्स या हम जब रेशम कीट के पालन को देखते हैं तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि इस प्रकार का कोई हाउस है जिसके तहत हम क्या देख रहे हैं, जिसके तहत हमें रेशम कीट के बारे में देखना है। तो प्रॉपर इसमें विंडो होनी चाहिए, ठीक है, रोशनदान जो लाइट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर जो ग्रेनेज हाउस होता है, जो हम पालन करते हैं, पालन घर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, तो प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए एक तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, दक्षिण की तरफ उत्तर से आने वाली जो हवाएं होती है वो दक्षिण की तरफ जाएं और प्रॉपर तरह से इनको लाइट मिले। इस तरह की कंडीशन को देखते हुए इन जो हाउसेस हैं उनमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यह समुद्र के पास तो नहीं है, क्योंकि ये समुद्र के पास होगा तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वो ज़्यादा आएगी। तो हो सकता है कि जो कोकून है उसमें जो धागा है या फिर जो कोकून के ऊपर जिस प्रकार का एसिडिक फॉर्मेशन होता है तो वो उस आर्द्रता से चिपचिपा हो जाए, तो वो हमें यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगा। उसके साथ हमें बीमारियों से इसे बचाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोन डिजीज़, उनसे हमें बचाने के लिए टेम्परेचर को देखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो इसमें हमने जो आंकड़े लिखे हैं पीपीटी की स्लाइड पर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। कहीं पहाड़ों पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आसपास की ज़मीन पर पानी या नमी वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर हवा ऐसी जगह होनी चाहिए, ठीक है, लाइट प्रॉपर मिले। तो इस प्रकार की सारी कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे और साथ में जो प्राकृतिक आपदा है वो इस पर साइड इफेक्ट ना डालें। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके अंतर्गत देखनी है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव हमें जो देखना है। ये पहला हम पॉइंट है, इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे। सेकेंड हम इसके इफेक्ट्स को देखना है, ठीक है। थर्ड हम जो कल्टीवेशंस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग है, जो सेरीकल्चर का कल्टीवेशंस जो है मलबरी का, उसके बारे में हम जानकारी और अंतिम में संदर्भ पढ़ना है। तो आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर हम जानकारी प्राप्त करें। इंट्रोडक्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ और किस जगह पर, ठीक है। हाँ, तो आइए हम बात करें। रेशम कीट सबसे महत्वपूर्ण घरेलू कीटों में से एक है जो लार्वा की अवधि के दौरान शहतूत की पत्तियों का सेवन करके कोकून के रूप में विलासी रेशम धागे का निर्माण करता है। ये हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। रेशम की वृद्धि और विकास, जो इसकी ग्रोथ है और जो इसका डेवलपमेंट है वो पर्यावरणीय परिस्थितियों से बहुत ही प्रभावित होता है। जैविक के साथ साथ कोकून से संबंधित चरित्र, परिवेश के तापमान, रेयरिंग का सीजन, गुणवत्ता, शहतूत की पत्ती और रेशम कीट अपभेद की आनुवंशिकता संविधान से प्रभावित होती है। विभिन्न मौसम बॉम्बैक्स मोराई एल के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय घटकों में मौसमी अंतर काफ़ी हद तक एक फिनोटाइप आउटपुट के रूप में जीनोटाइप अभिव्यक्त को प्रभावित करता है। यह क्या है, यह एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है। आनुवंशिक प्रभाव भी यहाँ उत्पन्न हो रहा है जिससे कोकून का वजन, शेल वजन और कोकून का शेल का अनुपात पिछले दशक के दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों में भिन्नताओं, टिकाऊ कोकून उत्पादन के लिए तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देती है।
भारत में केवल चीन के बगल में दुनिया से रेशम के उत्पादन के लिए आरामदायक दूसरी स्थिति प्राप्त करता है। भारत में पारंपरिक रूप से सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन उष्णकटिबंधीय पर्यावरण क्षेत्रों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल एवं जम्मू एंड कश्मीर के समशीतोष्ण क्षेत्र में एक सीमित सीमा तक प्रचलित हैं। मौजूद उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन स्थिति वाणिज्य उद्गम में मल्टीवोल्टाइन व बाइवोल्टाइन, ठीक है, एक प्रजक व द्विप्रजक हाइब्रिड के दौरान कई गुंजाइश प्रदान करती है, क्योंकि वे बहुत से कठोर और उतार चढ़ाव वाले पर्यावरणीय जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने और पूर्ण करने की जबरदस्त क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि हमें क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो परिचय में बात कर रहे हैं हमारे इंट्रोडक्शंस में, तो हमारा जो लार्वा है, ठीक है, या फिर हमारा जो कोकून है वो क्या है। तो प्रॉपरली हम बात कर रहे हैं जो हमारा लार्वा है वो कौन से स्टार का है, वो कितना वेट का है, ठीक है, और वो कितनी लीफ को गहन करता है। साथ में जो कोकून की क्वालिटी है, नंबर ऑफ कोकून हमें कितने मिल रहे हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है। तो ये इफेक्ट टेम्परेचर, आर्द्रता और उसकी जेनेटिक जो आनुवंशिक स्थिति है उसके आधार पर हम ये पता करते हैं कि किस प्रकार के इन्वायरमेंट में इसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की है ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहाँ वेजिटेशंस के साथ साथ जो हमारा तापमान है वो भी एक स्थिति में बना रहता है। तो यहाँ पर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, समुद्र के पास का क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ हम समशीतोष्ण वाला जो सब ट्रॉपिकल वाला रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहाँ पर तो कुछ सीमा तक यह पूरे संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। आया कहाँ से है? तो चीन से आया है, और चीन इसे सोने के समान मानते थे, जिसका धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में इसका पालन हुआ, और उसमें भारत एक औद्योगिक या उद्योग के रूप में प्रचलित कार्य करता है। ठीक है, आगे हम चलें हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। रेशम उत्पादन का बड़ा हिस्सा, ठीक है, कितना 95% मल्टीवोल्टाइन संकर के लेखांकन है। ठीक है, मल्टीवोल्टाइन में क्या होगा कि दो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां का क्रॉस होने से मल्टीवोल्टाइन रेशम कीट के आनुवंशिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और प्रजनन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त माता पिता की पहचान की जाती है। हालांकि मौजूद अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में मल्टीवोल्टाइन स्टेन से उत्पादित रेशम की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। चीन विश्व रेशम उत्पादन का 80% से अधिक का हिस्सा, जबकि भारत जो कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, कुल उत्पादन का 15 से 16%। चाइना सिल्क बेहतर क्वालिटी का है क्योंकि वहाँ पर बाइवोल्टाइन स्टेन की है। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ने उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में इसकी क्षमता पर विचार करते हुए बाइवोल्टाइन सेरीकल्चर को अपनाना अनिवार्य और आसान हो गया है। ठीक है, इस पंक्ति में जापानी वाणिज्य संकरों को प्रजनन संसाधन सामग्री के रूप में उपयोग करके कई उत्पादक और गुणात्मक रूप से बेहतर बाइवोल्टाइन संकर विकसित की गई है। हालांकि विशेष रूप से गर्मियों में प्रचलित गर्म जलवायु परिस्थितियों में पूरे वर्ष में उच्च उपज देने वाले बाइवोल्टाइन संकरों के पीछे करने के लिए अनुकूलन नहीं है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि उष्णकटिबंधीय स्थिति में सतह पॉलीवोल्टाइन के विपरीत बाइवोल्टाइन विभिन्न तनावों के प्रति अधिक संवेदनशील है और उष्णकटिबंधीय की खराब जलवायु की स्थिति, खराब पत्ती की गुणवत्ता और गर्मियों के दौरान रेशम कीट की फसल में अनुचित प्रबंधन, जो कि तकनीकी रूप से जैविक दृष्टि से पालन के लिए अनुकूलन नहीं है। तो अभी हमने जो बात की बाइवोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बाइवोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन के लिए बात की है वो क्या और किस प्रकार से। तो एक प्रोजेक्ट यूनिवोल्टाइन और बाइवोल्टाइन द्विप्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट यूनिवोल्टाइन की बात करें तो एक वर्ष में एक पीढ़ी की फसल होती है। बाइवोल्टाइन की बात करें तो एक वर्ष में 2 पीढ़ियों की फसल और एक से कई पीढ़ियों की मल्टीवोल्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि जो उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है ना, बाइवोल्टाइन एंड मल्टीवोल्टाइन,
ठीक है, यूनि या पॉली हम जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो किस किस्म को जो जाति 1 वर्ष के अंतराल में 2 बार ब्रीड करे या प्रजनक करे उसे बाइवोल्टाइन हम कहते हैं, तो उसको सबसे उपयोगी जाति माना है और वो चीन में सबसे ज़्यादा है। उसको हमने यहाँ पर अपनाया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ की गर्म जलवायु इस पर क्या प्रभाव दर्शाती है। तो अधिक गर्म जलवायु भी इसके लिए हानिकारक है, पत्तियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा तो भी हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। और भारत की आर्थिक रूप से करीब किसान 2 से 4। यह पत्र रेशम कीट की वृद्धि, उत्तरजीविता, उत्पादकता और रोग की घटनाओं को प्रभावित करने वाला है। विभिन्न पर्यावरणीय कारक की भूमिका पर चर्चा करता है। पेपर सेरिकल्चर में उच्च उत्पादकता के लिए आवश्यक पर्यावरणीय घटक की इष्टतम स्थितियों पर भी चर्चा करता है। और आगे पेपर विभिन्न शोधकर्ताओं के परिणामों और निष्कर्षों की भी समीक्षा करता है, जिन्होंने विकास फिर रूपांतरण, प्रजनन क्षमता और पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया और रेशम कीट के प्रोटोकॉल पर पैरामीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। हमें ऑल ओवर इंडिया का एक चित्र है जहाँ मलबरी, ठीक है, कहाँ कितना प्रोडक्शन है। उसमें हमारा राजस्थान जो बात करें हम सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश की और जम्मू एंड कश्मीर की जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। 4717, मध्य प्रदेश में 2043, ठीक है। ये कर्नाटका में आप देख लीजिए 1,66,000, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब देश में पहला नंबर हम देखें तो कर्नाटका हमारे पहले स्थान पर है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश, ये जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, केरला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भी है, बहुत ज़्यादा रेयर है। उसके बाद उत्तराखंड, सबसे कम हम बात करें तो सिक्किम है ना, 24 ओनली 4। हाईएस्ट कर्नाटका और लोएस्ट में हम बात करें तो सिक्किम। एरिया अंडर ऑफ मलबरी, ठीक है, कितने हेक्टेयर में उपयोग किया जाता है, जिसमें से राजस्थान में 134 हेक्टेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशन है उसके ऊपर भी यह डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन की ही बात की है। नेक्स्ट हमें बात करनी है पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सिल्कवर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है, रेशम कीट की वृद्धि पर तापमान का क्या प्रभाव है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें कि रेशम कीट की जो वृद्धि है, ग्रोथ की बात करनी है हमें, तो उसका क्या प्रभाव है। तो जो तापमान है, टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मली कितना रहना चाहिए उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो इनकी खेती के लिए हम जो बात कर रहे हैं 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, और जो ह्यूमिडिटी है 60 to 80%, ठीक है। तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए एक सर्वोत्तम जो आंकड़ा है उसे माना गया है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि रेशम कीट का लिए टेम्परेचर, ग्रोथ ऑफ सिल्कवर्म, साइज पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑन हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन जो खाने की मात्रा है उसका भी, क्योंकि प्रोटीन में ये क्या, मलबरी, और मलबरी में कितना प्रोटीन है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन ग्रोथ ऑफ सिल्कवर्म, ठीक है। आर्द्रता जो थी, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है।
सिल्क वर्म के इसलिए। तो रेशम कीट की वृद्धि पर आर्द्रता की भूमिका क्या थी वो भी हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है रोल ऑफ एयर एंड लाइट ऑन ग्रोथ ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, रेशम कीट की वृद्धि पर किसका, एयर एंड लाइट का। तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखी, ये बहुत आईएमपी है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बाद हम देखना है हमें हीट शॉक प्रोटीन, नेक्स्ट देखना है हमें ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट देखना है हमें एयर एंड लाइट, नेक्स्ट देखना है इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नेक्स्ट देखना है इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ नेशनल इन डिसाइड। ठीक है, पोषण संबंधित, ठीक है, न्यूट्रिशनल इंडिस, ठीक है ना, संबंधित संकेतों पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। ठीक है, न्यूट्रिशनल देखना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखना है हमें टेम्परेचर्स ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है ना, और अंतिम में हम बात करनी है हमें, लास्ट है इन्वायरमेंटल केयर ड्यूरिंग सिल्क वर्म। ठीक है, स्पैनिंग, रेशम कीट की कताई के दौरान पर्यावरण की देखभाल। ठीक है ना, अब हम इसका एक चार्ट बनाएंगे और उसके आधार पर हमें देखना है। तापमान, हीट स्टॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन, ह्यूमिडिटी, एयर एंड लाइट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल डिस, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सिल्क मॉथ, और स्पिनिंग। ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये काम किस पे कर रहे हैं, ग्रोथ, वृद्धि। किसकी वृद्धि पे बात करनी है हमें,
ग्रोथ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें तापमान की। 25 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे न तो कम और न ही इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इसकी ग्रोथ रुक सकती है। हीट स्ट्रोक प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने पर इसकी ग्रोथ रुक सकती है। ह्यूमिडिटी है तो वो 60 to 80 होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम होने पर इसकी ग्रोथ पर इफेक्ट हो सकता है। प्रॉपर एयर नहीं मिलने पर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, लाइट नहीं होने पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैं बात करें तो ऐसी कंडीशंस में उनके एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में वेरिएशंस आने पर ग्रोथ नहीं हो पाती है। भोजन की कमी होने पर 1 to लेके 6 स्टार जो होती है, मतलब चींटी से लेकर इल्ली तक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कंप्लीट भोजन मिलना चाहिए, अन्यथा इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। कटाई करते समय, स्पेनिंग करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव प्रोटेक्शनल साइकिल, मॉथ, जब मॉथ रिप्रोडक्शन करता है तो एक समय के पश्चात कॉपुलेशंस के समय इन दोनों में से मेल और फीमेल को अलग कर देना चाहिए, अन्यथा मेल के साथ फीमेल की भी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण फीमेल एक देने में असक्षम रहेगी। तो इन सारे जो करेक्टर्स हमने जो देखे हैं, इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट्स जो हमने देखे हैं, ठीक है ना, तो उसके तहत ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसके तहत हम अच्छी ग्रोथ और अच्छी जो लार्वा है या कोकून को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सिल्कवर्म में। आप देख सकते हैं जैसे केमिकल सब्सटेंट्स में हमने यहाँ पर कुछ लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं केमिकल सब्सटेंट। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की, तो ड्रग्स से साइज में क्या इफेक्ट रह रहे हैं ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स, ये नैनोमीटर्स में हम देख रहे हैं, जैसे एजी, CU, इसके साथ हम TiO2, तो ये सारी चीज़ें क्या है। अब यहाँ पर तो ये है फीड मॉडिफाइड डाइट, क्या खाते हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो इंजेक्शन इन होमोलिम्फ और गट, ठीक है ना, तो उससे ये क्या क्या इफेक्टेड है ये देखिए, आप सब बता रखा है। कोकून क्या होगा, मौत कैसा है, ठीक है ना। टॉक्सिक इडोपॉइंट्स क्या है इसमें, ठीक है। तो एक तो जीन एक्सप्रेशंस हैं, रिप्रोडक्शंस पर है, न्यूरोटॉक्सिक्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ स्पैन है, ठीक है। लिथेली डॉस जो होते हैं वो हैं, सिल्क प्रोडक्शंस में हैं, एंड लार्वा वेट पर है। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर टॉक्सिक से हैं और इधर से हम केमिकल कंपोजिशन से। तो सिल्कवर्म या बॉम्बैक्स मोराई के लिए हम जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टीवेशन, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करनी है कल्टीवेशन की, ठीक है। इसके लिए हम क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टीवेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या क्या करना है कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट। ठीक है, शहतूत की खेती की क्या क्या प्रोग्रामिंग है उसे हमें देखना है। ये तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट है, देखें हमने। नेक्स्ट हमें देखना है प्रोग्रामिंग ऑफ
मलबेरी कल्टीवेशन। ठीक है, कार्यक्रम। ठीक है, क्या है तो उसमें सबसे पहले हमको क्या है, कल्टीवेशन, फूड प्लांट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करनी है खाद्य वनस्पति की खेती के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं एक बार। मलबरी लीव्स के लिए हमें देखना है, बॉम्बैक्स मोराई का एकमात्र भोजन शहतूत की पत्तियां हैं, अतः संपूर्ण रेशम उद्योग में प्राथमिक आवश्यकता शहतूत की पत्तियों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। शहतूत पॉरेसी कुल, ठीक है, का पौधा है, मोरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, जिसमें लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख प्रजातियां मोरस अल्बा, ठीक है, मोरस अल्बा है, मोरस इंडिका एवं मोरस सिरेटा। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मोरस अल्बा की। मोरस फैमिली है। तो पहला हम देख रहे हैं अल्बा, उसके बाद हमें देखना है इंडिका एंड लास्ट हमें देखना है सिरेटा। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं सबसे पहले तो मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियां, और वो भी कौन सी फैमिली से या कुल से बिलोंग है, तो मोरेसी फैमिली है। और उसमें हम पहला देखते हैं मोरेसी। तो पहला हमने इसमें क्या लिया है, मोरस अल्वा, मोरस इंडिका और मोरस सिरेटा। ये तीनों जो स्पीसीज हैं 20 टाइप्स की स्पीसीज हो सकती है इसमें, 20 प्रकार की। और उसके लिए हम जो है मोरस अल्बा, इंडिका एंड सिरेटा नाम की जो जातियां हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करनी है, ये पौधे गर्म एवं ठंडी दोनों प्रकार की जलवायु में उगाए जा सकते हैं। इनकी खेती करने के लिए जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए और आर्द्रता जो है 80 से 60 से 80 होनी चाहिए एवं साधारणतः उदासीन मिट्टी की आवश्यकता होती है। न्यूट्रल सॉइल्स भी चल सकती है, परंतु यदि मिट्टी हल्की अम्लीय है, ठीक है, एसिडिक है या क्षारीय है, अल्कनिटी है, तो भी इन पर कोई विशेष अंतर नहीं आता। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए वर्षा बहुत सहायता होती है। साधारणतः 600 टू 2500 mm वर्षा प्रतिवर्ष की दर इन पौधों के लिए वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है, इतनी वर्षा की भी आवश्यकता होती है। शहतूत के पौधों की वृद्धि एवं रख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेशम की मात्रा एवं गुणवत्ता शहतूत की पत्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आजकल मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया शहतूत उच्च पैदावार वाली किस्मों का प्रयोग रेशम कीट पालन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है और क्या प्रोग्रामिंग है। शहतूत के लिए जो खेती के लिए जो बीज को बोया है या बीज बोया जाता है या फिर तने की कटन स्टेम कटिंग रोपी जाती है, तो बीजों को दिसंबर से मई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है उसे आप ध्यान से देखिएगा।
एक तो इसमें कौन है, बीजों को जो सीड है या तो वो, या फिर इसमें हम कटन, ठीक है, स्टेम कटिंग की बात कर रहे हैं, कल्चर जो करते हैं हम लोग, तो उसको कब करना चाहिए, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड हमें याद रखना है, दिसंबर से लेकर मई तक, ठीक है, के महीने में बोया जाता है। कब, ठीक है, इनका जो बोने का टाइम है वो क्या है, दिसंबर से मई। और उसके बाद उत्पन्न हुए पौधों को वापस से जो प्लांट कल्चर हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं उनको जून जुलाई तथा अक्टूबर नवंबर में के महीनों में स्थानांतरित ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। कब, जून जुलाई में या अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तने की कटनों को सीधे खेत में रोपा जा सकता है या फिर नर्सरी से लगाकर बाद में प्रतिरोपित ट्रांसप्लांटेशंस किया जाता है। सबसे पहले 2 से 3 सेमी मोटे तने के 22 से 25 सेमी लंबे टुकड़े इस प्रकार से काटे जाते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में 3 से 4 कलिकाएं बढ़, फिर उन टुकड़ों को पहले से तैयार किए गए 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर के गड्ढे में रोपा जाता है, ठीक है। तो एक तो इनकी साइज जहां हाईलाइट किया है उसे फिर से ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे तने हैं और 22 से 25 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े, ठीक है, किसके, रेशम का जो प्लांट है उसके। प्रत्येक टुकड़े में कितनी बर्ड्स होनी चाहिए, 3 से 4 बर्ड्स होनी चाहिए और गड्ढे की साइज जो है 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर के गड्ढे होना चाहिए, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। इन गड्ढों को मानसून के पूर्व खोदकर गैमेक्सिन तथा कंपोस्ट खाद डालकर तैयार कर लेना चाहिए तथा पहली मानसून वर्षा के बाद इनमें तने की कटनों को रोपा जाता है। ये गड्ढे या तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एकल कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक 2 पौधों के मध्य 50 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, या फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी या पट्टियों पर 2 या 3 कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे प्रत्येक कतार में 2 पौधों के मध्य 30 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। रोपे गए तनों को कटनों को तब तक भली भांति संचित करना चाहिए जब तक कि उनसे जड़ें निकलकर भूमि में अच्छी प्रकार से न पकड़ ले। खेत में खरपतवार की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए ताकि मिट्टी में उपस्थित संपूर्ण पोषण पौधे को उपलब्ध होता है। कतारों के मध्य के पात में मिट्टी को ढक कर रखने से मिट्टी ढीली बनी रहती है तथा खरपतवार से भी बचाव बना रहता है। तो ये सारी बातें हमें जो प्रोग्रामिंग ऑफ द मलबरी कल्टीवेशंस की बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमें हर बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि पौधे की संपूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेने पर उनकी नियमित छटाई, ठीक है, प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि नए फूल फूटते रहें तथा कतारों के मध्य पर्याप्त स्थान बना रहे। पौधों की छटाई 3 प्रकार से की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, पौधे से सीधे पत्तियों को तोड़कर मुलायम पत्तियों को कैटरपिलर के प्रारंभिक स्टार जो फर्स्ट स्टार है उन पर परिपक्व पत्तियों को कैटरपिलर के बाद के स्टारों को खिलाया जाता है। जैसे जो फर्स्ट जो लीव्स होती है उन्हें हमें फर्स्ट प्रारंभिक जो फर्स्ट स्टार है उनको खिलाया जाना चाहिए और उसके नीचे की जो लीव्स है प्लांट की वो हम किसको खिला सकते हैं, सेकेंड स्टार या थर्ड स्टार को खिला सकते हैं। पौधे की शाखाएं काट लेते हैं, फिर इन पर शाखाओं की पत्तियां तोड़कर तृतीय स्टार या कैटरपिलर को खिलाते हैं। जो शाखाएं हैं उनकी पत्तियों को काट लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद तो हम जो देख रहे थे इनके जो 3 छटाई के हैं तो हम सेकंड वाले पॉइंट पर हैं, पौधों की शाखाएं काट लेते हैं, जो इनकी ब्रांचेस है उसको हम काट कर फिर क्या करते हैं उन पत्तियों को तोड़कर तृतीय स्टार के कैटरपिलर को खिलाते हैं, ठीक है। और पौधों की ऊपर की जो टहनियां हैं उनको काटकर उनकी पत्तियों को चतुर्थ एवं पंचम, ठीक है, 4th and 5th स्टार जो है कैटरपिलर्स उनको खिलाते हैं। तो शहतूत की पत्तियों के लिए हम जो कल्टीवेशन किया, खेती की, उनके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करवाई है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आज का टॉपिक था, जो मेन जो टॉपिक था कौन कौन सा था, एक तो हमने इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखे किस पर, कल्टीवेशन के ऊपर, और प्रोग्रामिंग ऑफ मलबरी कल्टीवेशन के लिए जानकारी प्राप्त की, ठीक है। धन्यवाद। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक था। अंतिम में हमें संदर्भ देखना है, रेफरेंसेस। यह हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी जिनके लेखक है डॉक्टर G.S. शुक्ला एंड डॉक्टर V.B. उपाध्याय, रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एप्लीकेशन उसके बाद हम बात कर रहे हैं अप्लाइड जूलॉजी जिनके लेखक है डॉक्टर
एन अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जिनके लेखिका हैं डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार एवं डॉक्टर केसी सोनी, जो कि CBH पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं 7424843007, ठीक है। और ये हमारा ईमेल एड्रेस है bihscollege20@gmail.com। धन्यवाद।